हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम तानसेन के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और उनका संगीत में क्या क्या योगदान रहा, उनकी शिक्षा, उनके गुरु, उनके पिता, बल्कि तानसेन जी के बारे में आज पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तानसेन या मियां तानसेन या रामतनु पांडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के 9 रत्नों में भी गिना जाता है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। इस नगरी के पुरातन काल से आज तक एक से बढ़कर एक संगीत प्रतिभाएं संगीत संसार को दी है और संगीत सूर्य तानसेन इनमें सर्वोपरि है। तानसेन को संगीत का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? पारंप से ही तानसेन में दूसरों की नकल करने की अपूर्ण क्षमता थी। बालक तानसेन पशु पक्षियों की तरह की बोलियां की सच्ची नकल करता था और हिंसक पशुओं की बोली से लोगों को डराया करता था। इसी बीच स्वामी हरिदास से उनकी भेंट हो गई। मिलने की भी एक मनोरंजक घटना है। उनकी अलग अलग बोलियों को बोलने की प्रतिभा को देखकर वो काफी प्रभावित हुए। स्वामी जी ने उन्हें उनके पिता से संगीत सीखने के लिए मांग लिया। इस तरह तानसेन को संगीत का ज्ञान हुआ। आगे पढ़ते हैं। उनका वैवाहिक जीवन। तानसेन की पत्नी का नाम हुसैनी था। वह रानी मृग नैनी की दासी थी। तानसेन के 4 पुत्र हुए, सूरतसेन, शरतसेन, तरंगसेन और विलास खान तथा सरस्वती नाम की एक पुत्री थी। घटना। एक बार अकबर ने तानसेन को दीपक राग गाने को कहा। तानसेन ने उन्हें बताया कि दीपक राग गाने का परिणाम काफी बुरा हो सकता है, लेकिन अकबर ने उनकी एक न सुनी। अंत उन्हें यह राग गाना पड़ा। उनके गाते ही गर्मी बढ़ने लगी और चारों ओर से मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी। श्रोतागण तो मारे गर्मी के भाग निकले, किंतु तानसेन का शरीर प्रचंड गर्मी से जलने लगा। उसकी गर्मी केवल मेघ राग से समाप्त हो सकती थी। कहा जाता है कि तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघ राग गाकर अपने पिता की जीवन की रक्षा की। बाद में अकबर को अपने किए पर काफी शर्मिंदा होना पड़ा। जगह। तानसेन के संगीत से प्रसन्न होकर अकबर ने इन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे। संगीत दीक्षा। ग्वालियर से लगभग 45 किलोमीटर दूर ग्राम बेहट में श्री मकरंद पांडे के यहाँ तानसेन का जन्म ग्वालियर के तत्कालीन प्रसिद्ध फकीर हजरत मोहम्मद गौस के वरदान स्वरूप हुआ था। इनका बचपन का नाम तो तन्नू, त्रिलोचन ये सब था और इनका जो ग्वालियर से लगभग 45 किलोमीटर दूर ग्राम बेहट में श्री मकरंद पांडे, इनके पिता का नाम था श्री मकरंद पांडे और बाद में इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तानसेन एक उपाधि है। और यहाँ तानसेन का जन्म ग्वालियर के तत्कालीन प्रसिद्ध फकीर हजरत मोहम्मद गौस के वरदान स्वरूप हुआ था। कहते हैं कि श्री मकरंद पांडे के कई संतान हुए, लेकिन एक पर एक अकाल ही
कवलित होती चली गई, मतलब कि मरते चले गए। इससे निराश और व्यतीत श्री मकरंद पांडे सूफी संत मोहम्मद गौस की शरण में गए और उनकी दुआ से सन 1486 में तन्ना उर्फ तन सुख उर्फ त्रिलोचन का जन्म हुआ। मैंने अभी आपको बताया उनको तन्नू भी कहते थे, तन्ना भी कहते थे, त्रिलोचन भी कहते थे, तनमुख भी कहते थे, उनका जो नाम था, जो आगे चलकर तानसेन के नाम से विख्यात हुआ। तानसेन के आरंभिक काल में ग्वालियर पर कला प्रिय राजा मानसिंह तोमर का शासन था। उनके प्रोत्साहन से ग्वालियर संगीत कला का विख्यात केंद्र था, जहां पर बैजू बावरा, कर्ण और महमूद जैसे महान संगीतचार्य और गायक गण एकत्र थे और इन्हें के सहयोग से राजा मानसिंह तोमर ने संगीत की ध्रुपद गायकी का आविष्कार और प्रचार किया था। तानसेन की संगीत शिक्षा भी इसी वातावरण में हुई। राजा मानसिंह तोमर की मृत्यु होने और विक्रमाजीत से ग्वालियर का राज्य अधिकार छिन जाने के कारण यहाँ के संगीतज्ञों की मंडली बिखरने लगी। तब तानसेन भी वृंदावन चले गए और वहां उन्होंने स्वामी हरिदास जी से संगीत की उच्च शिक्षा प्राप्त की। संगीत शिक्षा में पारंगत होने के उपरांत तानसेन शेरशाह सूरी के पुत्र दौलत खां के आश्रम में रहे और फिर बांधवगढ़ रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी गायक नियुक्त हुए। मुगल सम्राट अकबर ने उनके गायन की प्रशंसा सुनकर उन्हें अपने दरबार में बुला लिया और अपने नौरत्नों में स्थान दिया। अकबर के नौरत्नों तथा मुगल कालीन संगीतकारों में तानसेन का नाम परम प्रसिद्ध है। यद्यपि काव्य रचना की दृष्टि से तानसेन का योगदान विशेष महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता, परंतु संगीत और काव्य से संयोग की दृष्टि से जो भक्ति कालीन काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, तानसेन साहित्य के इतिहास में अवश्य उल्लेखनीय हैं। तानसेन अकबर के नौरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर ने उनसे कहा कि वो उनके गुरु का संगीत सुनना चाहते हैं। गुरु हरिदास तो अकबर के दरबार में आ नहीं सकते थे, लिहाजा इन्हीं निधि वन में अकबर हरिदास का संगीत सुनने आए। हरिदास ने उन्हें कृष्ण भक्ति के कुछ भजन सुनाए थे। अकबर हरिदास से इतने प्रभावित हुए कि वापस जाकर उन्होंने तानसेन से अकेले में कहा कि आप तो अपने गुरु की तुलना में कहीं आसपास भी नहीं हैं। फिर तानसेन ने जवाब दिया कि जहांपना हम इस जमीन के बादशाह के लिए गाते हैं और हमारे गुरु इस ब्रह्मांड के बादशाह के लिए गाते हैं, तो फर्क तो होगा ही। रचनाएं। तानसेन के नाम के संबंध में मत्य नहीं है। कुछ का कहना है कि तानसेन का नाम नहीं, उनको मिली उपाधि थी। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं उनका तानसेन नाम नहीं था, उनको उपाधि के तौर पे ही मिला था तानसेन। तानसेन मौलिक कलाकार थे। वे स्वर ताल में गीतों की रचनाएं भी करते थे। तानसेन के 3 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। पहला संगीत सार, दूसरा रागमाला और तीसरा श्री गणेश। ठीक है, पहला संगीत सार, दूसरा रागमाला, तीसरा संगीत श्री गणेश, तीसरा है श्री गणेश। भारतीय संगीत के इतिहास में ध्रुपद कार के रूप में तानसेन का नाम सदैव अमर रहेगा। इसके साथ ही ब्रज भाषा के पद साहित्य का संगीत के साथ जो अटूट संबंध रहा है, उनके संदर्भ में भी तानसेन चिरस्मरणीय
रहेंगे। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के अनमोल 9 रत्नों में से एक थे। अपनी संगीत कला के रत्न थे, इस कारण उनका बड़ा सम्मान था। संगीत गायन के बिना अकबर का दरबार सूना रहता था। तानसेन के ताऊ बाबा रामदास उच्च कोटि के संगीतकार थे। वह वृंदावन के स्वामी हरिदास के शिष्य थे। उन्हीं की प्रेरणा से बालक तानसेन ने बचपन से ही संगीत की शिक्षा पाई। स्वामी हरिदास के पास तानसेन ने 12 वर्ष की आयु तक संगीत की शिक्षा पाई। वहीं उन्होंने साहित्य एवं संगीत शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। संगीत की शिक्षा प्राप्त करके तानसेन देश यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा की और वहां उन्हें संगीत कला की प्रस्तुति पर बहुत प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन गुजारे लायक धन की उपलब्धि नहीं हुई। एक बार वह रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र के दरबार में गाने आए। उन्होंने तानसेन का नाम तो सुना था पर गायन नहीं सुना था। उस दिन तानसेन का गायन सुनकर राजा रामचंद्र मुग्ध हो गए। उसी दिन से तानसेन रीवा में ही रहने लगे और उन्हें राजगायक के रूप में हर तरह की आर्थिक सुविधा के साथ सामाजिक और राजनीतिक सम्मान दिया गया। तानसेन 50 वर्ष की आयु तक रीवा में रहे। इस अवधि में उन्होंने अपनी संगीत साधना को मोहक और ललित्यपूर्ण बना लिया। हर और उनकी गायकी की प्रशंसा होने लगी। अकबर के ही सलाहकार और 9 रत्नों में से एक अब्दुल फजल ने तानसेन की संगीत की प्रशंसा में अकबर को चिट्ठी लिखी और सुझाव दिया कि तानसेन को अकबरी दरबार का 9 रत्न होना चाहिए। अकबर तो कला पारखी थे। ऐसे महान संगीतकार को रखकर अपने दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए बेचैन हो उठे। उन्होंने तानसेन को बुलावा भेजा और राजा रामचंद्र को पत्र लिखा, किंतु राजा रामचंद्र अपने दरबार के ऐसे कला रत्न को भेजने के लिए तैयार न हुए। बात बढ़ी और युद्ध तक पहुंच गई और बहुत मनबल के बाद भी राजा रामचंद्र नहीं माने तो अकबर ने मुगलिया सल्तनत की एक छोटी सी टुकड़ी तानसेन को जबरदस्ती लाने के लिए भेज दिया। पर राजा रामचंद्र जुदेव और अकबर के सैनिकों के बीच युद्ध हुआ और अकबर के सभी सैनिक मारे गए। इसमें रीवा राजा के भी कई सैनिक मारे गए। इससे अकबर क्रुद्ध होकर एक बड़ी सैनिक टुकड़ी भेजी और रीवा के राजा फिर से युद्ध के लिए तैयार हुए। तब तानसेन रीवा के राजा के पास पहुंचे और युद्ध न करने की अपील किया, पर राजा बहुत जिद्दी थे, नहीं माने और अकबर के दरबार में सदेश भेज दिया कि यदि बादशाह याचना पात्र भेजे तो मैं तानसेन को भेज दूंगा। अकबर भी छोटी छोटी सी बात पर राजपूतों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। तब अकबर ने याचना पात्र भेज दिया। तब राजा रामचंद्र जुदेव ने संघर्ष सम्मान तानसेन को दिल्ली भेज दिया और एक बड़ा युद्ध टल गया। अकबर के दरबार में आकर तानसेन पहले तो खुश न थे, लेकिन धीरे धीरे अकबर के प्रेम से तानसेन को अपने निकट ला दिया। चांद खां और सूरज खां स्वयं ना गा सके। आखिर मुकाबला शुरू हुआ। उसे सुनने वालों ने कहा यह गलत राग है। तब तानसेन ने शास्त्रीय आधार पर उस राग की शुद्धता
सिद्ध कर दी। शत्रु वर्ग शांत हो गया। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के अनमोल नवरत्नों में से एक थे। तानसेन को अपने दरबार में लाने के लिए अकबर की सेना और रीवा के बघेला राजपूतों के बीच में भयानक युद्ध हुआ था। अकबर के दरबार में तानसेन को नवरत्नों की ख्याति मिलने लगी थी। इस कारण उनके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद तानसेन का ठाकुर सन्मुख सिंह बीनकर से मुलाकात हुआ। वे बहुत ही मधुर बीन बजाते थे। दोनों में मुकाबला हुआ, किंतु सन्मुख सिंह बाजी हार गए। तानसेन ने भारतीय संगीत को बड़ा आदर दिलाया। उन्होंने कई राग रागनियों की भी रचना की। मियाँ की मल्हार, दरबारी, कान्हड़ा, गुजरी, तोड़ी या मियाँ की तोड़ी तानसेन की ही देन है। कौन कौन सी उन्होंने रागों का निर्माण किया है? मियाँ की मल्हार, दरबारी, कान्हड़ा, गुजरी, तोड़ी, मियाँ की तोड़ी तानसेन ने ही इसकी रचना की है। तानसेन कवि भी थे। उनकी काव्य कृतियों के नाम थे रागमाला, संगीत सार और गणेश स्तोत्र। कौन कौन से तीन? रागमाला, संगीत सार और गणेश स्तोत्र। रागमाला के आरंभ में दोहे दिए गए हैं। सुरमणि को पर नाय करी, सुगम करो संगीत, तानसेन वाणी सरस, जान गान की प्रीत। तानसेन के पुराने चित्रों से उनके रूप रंग की जानकारी मिलती है। तानसेन का रंग सांवला था, मूछें पतली थी, वह सफेद पगड़ी बांधते थे, सफेद चोला पहनते थे, कमर में फेटा बांधते थे। ध्रुपद गाने में तानसेन की कोई बराबरी नहीं कर सकता था। तानसेन का देहावसान 80 वर्ष की आयु में हुआ। उनकी इच्छा थी कि उन्हें उनके गुरु मोहम्मद गौर खां की समाधि के पास दफनाया जाए। वहां आज उनकी समाधि पर हर साल तानसेन संगीत समारोह आयोजित होता है। और सन 1585 ईस्वी में दिल्ली में तानसेन की मृत्यु हुई और ग्वालियर में गुलाम गौस की कब्र के पास उनकी समाधि बनाई गई। प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में ग्वालियर में उर्स मनाई जाती है और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो जन्म हुआ था वो तो आपको पता चल गया है कि कब हुआ था उनका जन्म, 1532 में। उनकी मृत्यु हो गई 1585 ईस्वी में। ठीक है, और बस इतना ही। और आपको मेरे द्वारा जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं वो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एवरीवन।